हेलो दोस्तों, कैसे हो। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था हमारे 11th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और आज उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने नई चीज़ देखी थी लास्ट क्लास में, साइंटिफिक नोटेशन। आज हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास एंड एवरेज एटॉमिक मास। ये सब चीज़ें क्या होती है और इनकी हेल्प से हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मोलर मास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक मास समझने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कुछ ज़रूरी चीज़ जो कि नोट डाल के हम हमारे नोट्स में लिखेंगे। जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास। और मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो अगर तुम इन्हें डिवाइड करके देखो यहाँ -31 है, यहाँ -27 है, तो यहाँ से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी कि मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1000 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अप्रोक्सीमेटली 1000 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1000 इलेक्ट्रॉन का मिला के जो मास होगा वो एक प्रोटॉन का मास होता है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात अभी काम आएगी अपने, तो इस बात को अब हमेशा दिमाग में रखना कि प्रोटॉन का जो मास होता है वो बहुत बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में। क्लियर? अच्छा, और ये दोनों वैल्यूज़ भी हमें लर्न रहनी चाहिए। ठीक है, बहुत हैंडी होती है, हालांकि क्वेश्चन पेपर में दी होती है, बट बेटर यही है कि हम इन्हें लर्न कर लें क्योंकि बहुत सारी जगह पे काम में आती है। ठीक है, अब समझते हैं हम एटॉमिक मास का मतलब। नोट कर लो इसे, 1 2 3। अब देखो, एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? जो उसका नाम है वो उसका काम है। एटॉमिक मास, एक एटम का जो मास है वो होता है एटॉमिक मास। तो इस बात को हम लिख लेते हैं, मास ऑफ वन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास। किसी भी एटम का जो मास होता है, एक एटम का, वो उसका एटॉमिक मास। जैसे अगर मैं बात करूं कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास है वो होता है उसका एटॉमिक मास। क्लियर? अच्छा, अब देखो हाइड्रोजन के बारे में अगर तुम्हें पता हो तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और बाहर की तरफ एक इलेक्ट्रॉन रहता है। यानी कि हाइड्रोजन के एटम को अगर अपन खोल के देखें तो उसमें दिखेगा एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो मैं बोल सकता हूँ कि सर हाइड्रोजन एटम का जो मास होगा वो इक्वल होगा एक प्रोटॉन के मास प्लस एक इलेक्ट्रॉन के मास के। हाँ या ना? तो हमें पता है कि सर ये तो बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा ऐड करेंगे तो लगभग ये इक्वल होगा मास ऑफ प्रोटॉन के। हाँ या ना? ठीक है, ये 10,000, ये 1, 10,000 प्लस 1 लगभग 10,000। तो मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन आता है 1.67 अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻27 kg। इतना मास आता है एक हाइड्रोजन का। क्लियर? अच्छा, इतना कम मास, बहुत छोटी वैल्यू आती है एटम्स की। वैसे तुम सोचो एटम कितने छोटे होते हैं, तो इतना कम मास होता है एटम्स का। और उस टाइम पे जब हम एटॉमिक मास मेजर करना चाह रहे थे तो हमारे पास इतनी अच्छी डिवाइसेस नहीं थी कि हम इतने से मास मेजर कर पाएँ एकदम एक्यूरेटली। तो उसका एक तरीका निकाला गया। तरीका क्या निकाला गया कि यार एक एटम लेते हैं और इसका मास कुछ मान लेते हैं, एक नई यूनिट, इसका मास कुछ मान लेते हैं। जैसे सपोज करो कि इस मार्कर का मैंने मास मान लिया 10। ठीक है, अब मैंने ये पेन लिया और देखा कि यार इस पेन का मास इसके मुकाबले कितना है, आधा है, इससे दुगना है। तो मैंने देखा कि यार इस पेन का मास आया इस मार्कर के मास से आधा, तो अगर इसका 10 था तो इसका कितना हो गया? 5 हो जाएगा। अगर मैंने ये रिमोट लिया और इसका मास देखा कि यार इस रिमोट का मास इस पेन के मुकाबले कितना है, सपोज करो इस रिमोट का मास डबल है, तो मुझे पता चल गया इसका मास हो गया 20। तो यही काम उस टाइम साइंटिस्ट लोगों ने किया। उन्होंने एक एटम लिया और उसका मास मान लिया एक वैल्यू,
और फिर बाकी सब एटम को उससे कंपैरिजन करा दिया कि यार इसके मुकाबले ये कितना कम है। अभी बताता हूँ मैं, पूरा अच्छे से समझ में आएगा कि सिंस मास ऑफ एन एटम वॉज वेरी स्मॉल, since mass of an atom was very small, so an atom, कौन सा एटम, कार्बन 12 was selected with respect to which, ये with respect to है, ठीक है ना, with respect to which mass of other atoms was measured। एक एटम हमने चुना, हमने नहीं, उस टाइम के साइंटिस्ट लोगों ने, और वो कौन सा चुना, कार्बन 12। सर कार्बन का तो नाम सुना है, कार्बन 12 क्या होता है? देखो कार्बन भी 2-3 तरीके का पाया जाता है हमारे नेचर में, तो हमने सेलेक्ट किया कार्बन 12। इन्हें हम आइसोटॉप्स बोलते हैं, वो हम देखेंगे उस टाइम पे कि आइसोटॉप्स क्या होता है। जनरली मैं तुम्हें बता दूं कि कार्बन भी 2-3 वैरायटी का पाया जाता है, तो फिर अभी आज देखने जा रहे हैं हम। तो उनमें से जो एक वैरायटी है कार्बन 12, उसका मास मान लिया और उसके रेस्पेक्ट में बाकी सारे एटम के मास हमने कैलकुलेट करे। तो ये माना गया, ये वाला पार्ट विजिबल है क्या तुम्हें? हाँ, तो ये माना गया इट वॉज टेकन that atomic mass of C12, या फिर इस 12 को पहले भी लिखते हैं इस तरफ, जैसे लिखना है, ठीक है। C12 एटम मतलब कार्बन 12 एटम का मान लिया गया 12 AMU, एक नई यूनिट बना दी उन्होंने कहा केजी वेजी नहीं, अपन एक नई यूनिट बनाते हैं, केजी में तो इतनी गंदी वाली बातें हो रही है और कैलकुलेट भी अपन नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने एक नई यूनिट बना दी कि भाई कार्बन का जो मास है, कार्बन के एक एटम का जो मास है, उसे मान लिया 12 AMU। मान लिया कार्बन के एक एटम के मास को, मान लिया 12 AMU। अब मैंने दूसरा एटम लिया, कार्बन के साथ कंपेयर करा, कह रहे यार इसका तो कार्बन के मुकाबले डबल मास है, तो उसका मास कितना हो जाएगा, 24 AMU। फिर दूसरा लिया, अरे इसका तो 1/4 है, यानी कि 1/4 ऑफ 12 3 AMU हो जाएगा। समझ में आई बात? तो नोट करो इसे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो पॉज करके नोट कर लो। वन टू थ्री। अब सपोज करो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इफ मास ऑफ एन एटम इज डबल देन द C12 एटम, अगर उसका मास डबल है C12 से, तो उसका मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ एटम इज इक्वल टू 2 × 12 यानी कि 24 AMU। AMU क्या है? AMU है एटॉमिक मास यूनिट, एक नई यूनिट बनाई गई और इस AMU को ही या तो AMU बोला जाता है या फिर केवल U बोला जाता है। कितना बोला जाता है? AMU और U। और इसको भी सेलेक्ट करने के पीछे एक कारण है, ठीक है, वो मैं टाइम आने पे तुम्हें बताऊंगा कि क्यों सर इस कार्बन 12 को ही क्यों चुना, कोई दूसरा एटम क्यों नहीं चुना गया, ठीक है। तो उसके पीछे भी एक रीज़न है, वो मैं तुम्हें टाइम आने पे बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। चलो, तो ये हो गया 24 AMU। और सपोज करो किसी और एटम का, इफ मास ऑफ सम अदर एटम इज 1/6 ऑफ कार्बन 12 एटम, अगर किसी एटम का मास 1/6 है कार्बन 12 एटम का, तो उसका मास कितना हो जाएगा सर? 1/6 ऑफ कार्बन का मास कितना है? 12U, तो ये हो जाएगा 2U मास हो जाएगा या 2 AMU मास हो जाएगा। तो यहीं से डेफिनेशन आती है 1 AMU की। तो 1 AMU क्या हो जाएगा?
1 AMU is the mass of an atom whose mass is 1/12 ऑफ C12 एटम। एक ऐसे एटम का मास है जिसका मास 1/12 है C12 का, जब भी तो जाके वो 1 AMU होगा। समझ में आई? तो यहाँ से 1 AMU की एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन आ जाती है। हालांकि डेफिनेशन से कुछ लेना देना नहीं है, बट समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या कहानी समझ में आई कि सर एक एटम का मास बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, असली में वो 10 की पावर माइनस उसमें है, लेकिन हम उसे मेजर नहीं कर पा रहे थे एकदम एक्यूरेटली उस टाइम पे, तो हमने एक नई यूनिट बना दी AMU, और उसके बेसिस पे सारे एटम्स का मास मेजर कर लिया, एटम्स का मास। क्लियर है बात? तो नोट कर लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगी। वीडियो पॉज करो और नोट कर लो। हो गया? चलो, अब देखो होता क्या है कि ये जो इस AMU वाले मास को जब हमने रियल KG वाले मास से मेजर करा, तो अप्रोक्सीमेटली एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 AMU आया। 1 AMU का मतलब सर हमें ये तो पता था कि हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और हाइड्रोजन एटम का मास जब हमने कार्बन के यहाँ से कंपेयर करा तो वो आया 1 AMU। तो यहाँ से मैं एक बात बोल सकता हूँ कि 1 AMU की वैल्यू होती है इतनी कम। ये बात समझे कि सर जैसे कार्बन का मास था 12 AMU, यानी कि उसका जो असली मास है ना वो है 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इतना कम मास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोलर मास समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो इस बात को समझ में आई कि एक एटम का मास इतना कम होता है, कार्बन के एक एटम का मास। किसी का मास है 100 AMU, तो 100 AMU तो इतनी सी यूनिट है 10⁻⁻27 kg वाली। समझ में आई बात? ठीक है, तो इस बात को नोट कर लो कि जो AMU होती है बहुत छोटी यूनिट होती है, AMU बोले या फिर हम U बोलें, ये एक बहुत छोटी यूनिट होती है। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए हमने एक नई यूनिट बनाई AMU, जिसकी मदद से हम बहुत इजीली मास निकाल पाए दूसरे एटम्स का। लेकिन एक बात जो ऑब्जर्व करने लायक थी वो ये थी कि जो AMU होता है वो बहुत 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 छोटी यूनिट होती है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कंसेप्ट एवरेज एटॉमिक मास का। एवरेज एटॉमिक मास। अब देखो कहानी क्या हुई कि अभी मैंने तुम्हें बताया कार्बन 12, कोई भी एक एटम एक ही फॉर्म में नहीं पाया गया, वो एक से ज़्यादा फॉर्म में पाया गया। मतलब सर उसके अंदर प्रोटॉन तो उतने ही थे, जैसे कार्बन के कितने प्रोटॉन होते हैं 6, लेकिन कार्बन के किसी एटम में 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 6, तो उसे बोला गया C12। किसी दूसरे एटम में 6 प्रोटॉन पर न्यूट्रॉन 7, तो उसे बोला गया C13। और किसी एटम में 6 प्रोटॉन 8, तो C14 या फिर 7 जो भी था, लेकिन 6 प्रोटॉन ही रहेंगे और 8 न्यूट्रॉन ही रहेंगे। मतलब प्रोटॉन चेंज नहीं हो रहे, प्रोटॉन तो उतने ही है, न्यूट्रॉन चेंज होते जा रहे हैं। तो एटम तो वही है, बस उसका मास चेंज होता जा रहा है। इसका मास था 12 AMU, इसका 13 AMU, इसका 14 AMU। तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, जो कार्बन ही है, लेकिन मास अलग अलग है, इन्हें हम बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स। तो अब इन आइसोटोप्स में एलिमेंट्स तो सेम था, लेकिन एक अकेला कार्बन 3 एलिमेंट्स की फॉर्म में पाया गया, इसकी फॉर्म में, इसकी फॉर्म में, इसकी फॉर्म में। पर फिर हमने जाके पूछा साइंटिस्ट लोगों से कि भैया फिर मैं हमारे दोस्तों को पढ़ाऊंगा तो फिर कौन सा मास मानूं, 12 मानूं, 13 मानूं, 14 मानूं, क्या मानूं फिर मैं? साइंटिस्ट लोगों ने बोला रुको,
अभी हम बताते हैं तुम्हें। इसीलिए उत्पत्ति हुई एवरेज एटॉमिक मास की। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है भाई? साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि अच्छा, जैसे तुम्हें कार्बन में प्रॉब्लम है, मैंने बोला हाँ है भाई, कैसे बताऊंगा मैं? 12 बोलूंगा तो दूसरा आके बोल देगा अरे सर गलत पढ़ा रहे हो आप, तो 13 है, तो फिर तीसरा आके बोल देगा अरे ये भी गलत बोल रहा है, 14 भी तो हो सकता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला देखो कितने तरीके के आइसोटोप्स है कार्बन के? मैंने बोला 3, C12, C13, C14। उन्होंने बोला कि अब तुम ये पता लगाओ कि नेचर में ये कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं। मतलब कार्बन 100 कार्बन पाए जाते हैं नेचर में, सपोज करो, तो 100 में से कितने कार्बन C12 वाले हैं, कितने कार्बन C13 वाले हैं, कितने कार्बन C14 वाले में हैं, ये पता लगाओ। इसे हम बोलते हैं रिलेटिव अबंडेंस। मतलब नेचर में ये है ना, इन नेचर भी लिख दो भले शायद नीचे की तरफ, इन नेचर में ये कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं। 100 कार्बन अगर तुम लेके आओगे तो 100 में से कितने C12 वाले निकलेंगे, कितने C13 वाले निकलेंगे, कितने C14 वाले। मैंने कहा ठीक है मैं पता लगा के आता हूँ। तो मैं गया, मैंने मेरी NCERT की बुक खोली और मैंने देख लिया कि ये वाला पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में 98.892। C13 पाया जाता है थोड़ा कम 1.108 और C14 पाया जाता है सबसे कम 2 × 10⁻⁻10। इतना कम पाया जाता है इसके मुकाबले। मतलब 99% लगभग C12 ही है, इतना परसेंट C13 का है, इतना परसेंट C14 का है। तो और इसका मास कितना है सर? इनका एटॉमिक मास है 12 AMU, इसका 13 AMU, इसका 14 AMU। तो अब साइंटिस्ट ने बोला कि एक काम करो, 99% तो ये है, इसे मान लो। फिर मैं बोलूँगा अरे यार ये तो गलत बात है, हम तो इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे तो माइनॉरिटी वालों को तो और ज़्यादा इज्जत मिलती है, हमें तो फिर भी थोड़ा बहुत हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन जो कम लोग हैं उनके साथ हम कभी भी भेदभाव नहीं होने देते। साइंटिस्ट ने बोला अच्छा इंडिया वाले हो, बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे? नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला कि चलो ऐसा करो कि सबका वेटेड एवरेज ले लो। क्या ले लो? वेटेड एवरेज। मैंने पूछा यार एवरेज तो सुना था, वेटेड एवरेज क्या? साइंटिस्ट ने बोला कि अरे यार मैथ्स वैस नहीं पढ़ते होगे तुम। वेटेड एवरेज का मतलब ये होता है कि जितने परसेंटेज में ये है उस परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दो उसके मास से, जितने परसेंटेज में ये है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके मास से, जितने परसेंटेज में ये है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके मास से और ऐड कर दो। तो फिर जो मास आएगा वो ही तुम्हारा एवरेज एटॉमिक मास, और वो इसी को तुम कार्बन का मास मान लेना। मैंने कहा यार ये बात तो सही है, तो चलो निकालते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला भाई? ऑफ कार्बन। हमने लिया सबका वेटेड एवरेज, ये 98.892% था ना, तो इसका लिया 98.892% का एवरेज। तो 100% मतलब 100 से डिवाइड करके लेना है, तो 0.9892 ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मास से 12 प्लस इसमें भी 100 से डिवाइड, तो 0.01108 इंटू 13 प्लस इसमें भी 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻12 इंटू 14। ये हो गया। अब उन्होंने बोला इसे सॉल्व कर लो। जब हमने इसे सॉल्व किया, जो कि मैं करूँगा नहीं क्योंकि मुझे पहले से आंसर पता है, तो ये आया 12.011 U। साइंटिस्ट ने बोला देखो भाई जितने मात्रा में जितने लोग थे तुमने उतना एवरेज ले लिया, उनका सबको इक्वल नहीं लिया। जितने में जितने लोग थे भाई 0.98 इसका पार्ट था तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करा, इसका इतना सा था तो इसको 13 से मल्टीप्लाई करा और इसको 14 से मल्टीप्लाई करा। तुमने इनका वेटेड एवरेज ले लिया और यही कहलाता है एवरेज एटॉमिक मास। समझ में आई बात? तो ये हो गया कार्बन का मास। उन्होंने बोला कि आप खुश रहो, इसे मान लो तुम कार्बन का मास। फिर मैंने बोला कि देखो मैं तो तुम्हारे मजे ले रहा था, आया तो 12.01, लगभग 12 ही तो आया। तो कार्बन का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 12 ही मान लेंगे। लेकिन जब एवरेज एटॉमिक मास पे क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से करना है? ये टेबल हमेशा गिवन होगी, सबका 100 से डिवाइड करके उनके मास से मल्टीप्लाई कर लो और ऐड कर दो। 100 से डिवाइड करो, मास से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, उसे घर से करके लाना और आंसर कमेंट में करना।
समझ में आया होगा एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट। हुआ क्या कि एक ही तरीके के एटम 2-3 तरह के पाए गए, एक एटम ही 2-3 तरह का पाया गया तो सबका एवरेज ले लिया, और ऐसा वैसा एवरेज नहीं, वेटेड एवरेज लिया। वेटेड मतलब उसका परसेंटेज पिक्चर में लाके। गिवन दैट द अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स 54 Fe, 56 Fe and 57 Fe are 5%, 90% and 5% respectively. The average atomic mass of Fe मतलब आयरन इज, पहला आंसर 55.85 U, दूसरा आंसर 55.95 U, तीसरा आंसर 55.75 U और फोर्थ आंसर 56.05 U। तुम मुझे बताना क्या आंसर होगा, और खबरदार जो कैलकुलेटर को हाथ भी लगाया, ठीक है, खुद से कैलकुलेशन करो। फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ी अच्छी कैलकुलेशन होती है, तो अभी प्रैक्टिस करोगे इनकी तो एग्जाम में बहुत इजी लगेगी। क्लियर? नोट कर लो और फिर बताना मुझे आंसर। क्या करना है सर, इसका परसेंटेज यानी कि 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 54 प्लस 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 56 प्लस 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 57, जो आंसर आएगा वही एवरेज एटॉमिक मास है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हमारे आज के आखिरी टॉपिक मोलिकुलर मास पे। मोलिकुलर मास। अब मोलिकुलर मास क्या होता है, तो सबसे पहले इससे हमें ये पता होना चाहिए कि मोलिक्यूल क्या होता है। मोलिक्यूल क्या है, एक ऐसी चीज़ है जो कि एक से ज़्यादा एटम से मिलके बनता है। ठीक है, जैसे H2O। H2O मतलब ऐसा चीज़ जो कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलके बनी, तो इसे हम बोलते हैं मोलिक्यूल। क्या बोलते हैं? मोलिक्यूल। ठीक है ना, तो मोलिक्यूल का मास निकालना है, एटम का मास निकालना तो सीख गए, एटॉमिक मास। मोलिक्यूल का मास निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, हम उसे देखते हैं। तो भाई मोलिक्यूल का मास कैसे निकालेंगे ये पता लगाते हैं। सर H2O का मास निकालना है, तो सर इसमें 2 हाइड्रोजन है, यानी कि मास ऑफ 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन, ये हो जाएगा इस मोलिक्यूल का मास। तुम सोचो कि मैंने अपने हाथ में 1 किलो रसगुल्ला इधर, 1 किलो रसगुल्ला इधर, दोनों हाथ का टोटल मिला के कितना वजन होगा सर? 1 किलो प्लस 1 किलो 2 किलो। यही तो चीज़ है कि सर ये जो मोलिक्यूल है किससे मिलके बना है? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो 2 हाइड्रोजन का मास ले लो और 1 ऑक्सीजन का मास ले लो, ऐड कर दो, वही हो जाएगा उसका मोलिकुलर मास। तो यही हो जाता है मोलिकुलर मास, सम ऑफ masses of atoms of the molecule is molecular mass। एग्जाम्पल ले लेते हैं H2O, तो मोलिकुलर मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा? 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं मोलिकुलर मास ऑफ CH4, तो 2 इंटू 2 नहीं 1 इंटू मास ऑफ कार्बन प्लस 4 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? ठीक है, नोट कर लो। तो कार्बन का मास कितना होता है भाई, हमें पता है सर, लगभग 12। फिर हाइड्रोजन का मास कितना होता है सर? 1 AMU। अब AMU के टर्म्स में निकाल रहे हैं अभी अपन, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 + 4 यानी कि 16 AMU विल बी द मास ऑफ CH4। अच्छा, इधर सर 2 इंटू हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU, 1 इंटू ऑक्सीजन का मास होता है कितना? 16
AMU, तो 2 + 16 18 AMU मास हो जाएगा H2O के मोलिक्यूल का। सर आपको कैसे पता 16 होता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैंने तुम्हें बता दिया कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, तो फिर तुम इजीली उनका मोलिकुलर मास निकाल सकते हो। तो होमवर्क में तुम निकाल के लाना मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसका मोलिकुलर मास निकालना और मुझे कमेंट में बताना। कार्बन का होता है 12 AMU, हाइड्रोजन का होता है 1 AMU और ऑक्सीजन का होता है 16 AMU, ठीक है। तो अब तुम मुझे बताना ग्लूकोज का कितना मोलिकुलर मास होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। ओके, चलो बाय बाय।